हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो नीट की प्रिपरेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी रिवीजन वगैरह स्टार्ट कर दिया होगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 2017 से 2022 यानी लास्ट 6 इयर्स नीट में बायोलॉजी से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए वो बताने वाली हूँ। हालांकि आप लोगों को पता है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि सभी चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ऑलरेडी एनसीईआरटी ने सब कुछ आप लोगों के लिए इतना समराइज करा हुआ है, उसमें भी फिर आप चॉइसेस ढूंढेंगे तो नीट को अच्छे मार्क्स से क्रैक करना, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए ज़रूरी है, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बार जब आप कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ बना चुके हैं, आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं और अब जब आप अपना रिवीजन प्लान कर रहे हैं, तब ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन से चैप्टर्स को नीट के एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और किनको कम। क्योंकि आपको क्या करना है, जिन चैप्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है बच्चों, उन चैप्टर्स को हर 10-15 दिन में एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। या तो उनके शॉर्ट नोट्स को या एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू कर लें, उनके पीवाईक्यूज बार बार देख लें। ओके, क्योंकि बट ऑब्वियस वहाँ से ज़्यादा मार्क्स का पेपर आ रहा है तो आपके माइंड में वो चीज़ें घूमती रहनी चाहिए, क्योंकि नीट के एग्जाम में आप काफ़ी एंशियस भी होते हैं, स्ट्रेस भी होता है, तो चीज़ें आते हुए भी गलत हो जाती है। तो वो ना हो, उसके लिए ये जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है। और वो चैप्टर्स जिनसे थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें आप थोड़ा कम रिवाइज भी करेंगे तो चल जाएगा काम, ठीक है। हालांकि ऐसे चैप्टर्स बहुत कम मिले मुझे, बट फिर भी चलिए देखते हैं कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले 11th एनसीईआरटी को देख लेते हैं बच्चों हम। तो 11th एनसीईआरटी में आप लोगों के 5 यूनिट्स हैं। जो सबसे पहली यूनिट है दैट इज द डाइवर्सिटी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डाइवर्सिटी में जो 4 चैप्टर्स है बच्चों, उसमें लिविंग वर्ल्ड बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, नहीं भी बार बार रिवाइज करेंगे, अननेसेसरी फोकस मत करिएगा उस चैप्टर पे। मुश्किल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखो इस चार्ट में ना कई बार आपको ऐसा लगेगा कि किसी यूनिट से किसी एक पर्टिकुलर ईयर में ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो ऐसा नहीं है कि उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। हमें एवरेज देखना है कि लास्ट 6 इयर्स में या 5 to 6 इयर्स में किनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड को आप एक बार को ऑप्ट आउट कर सकते हैं, मल्टीपल रिवीजन ना करें उसका तो चलेगा। बाकी जो 3 चैप्टर्स हैं उनमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में ज्यादा क्वेश्चंस आप देखिएगा, 3, 5, 4, 4, 3, 3 प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से पूछे गए हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जनरली वायरसेस को, फंजाई किंगडम है ना, प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उन्हें आप, बैक्टीरिया वगैरह, उन्हें आप थोड़ा बहुत याद रखें। बाकी ये जो 2 चैप्टर्स हैं इनको मैं स्टार बना देती हूँ। आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा अपने रिवीजन में कि क्योंकि हम आपके पास अब नीट 2023 में लगभग 4 मंथ्स बाकी है, उससे भी कम समय ही रह गया है, तो आपको इन सब बातों को जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ ध्यान से सुनना है और एग्जीक्यूट भी करना है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन चाहते हैं तो, ठीक है। कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में को आप ना बार बार एनसीईआरटी से उठा के रिवाइज करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा आप लोगों का। तो एक बार आप एनसीईआरटी को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। इस चैप्टर में आपको कोई कॉन्सेप्ट्स या बड़े बड़े प्रोसेजेस तो पढ़ने नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं। तो आप छोटे छोटे बॉक्सेस बना लें एक पेपर पे, जैसे एल्गी में आपने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स लिख दिए, ब्रायोफाइट्स के अलग लिख लिए, ऐसे एनिमल किंगडम में एक बॉक्स छोटा सा पॉरीफेरा का हो गया, एक सिलेंट्रेटा का हो गया, ओके। अब उनको आप हर 10-15 दिन में एक बार जरूर देखें, जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उससे पहले जरूर देखें, उससे आपके वो एग्जाम्पल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स माइंड में हमेशा याद रहेंगे और नीट में गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो आपका 9 से 10 क्वेश्चंस जो इस यूनिट से पूछे जाते हैं, एवरेज अगर हम देख रहे हैं तो वो आपका पक्का हो जाएगा। यानी इस डाइवर्सिटी जो है बच्चों, वो लगभग 40 मार्क्स का वेटेज रखती है नीट के एग्जाम में, लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें चैप्टर्स बॉटनी से रिलेटेड है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। अगेन सबसे प्रॉब्लमैटिक रहता है बच्चों के लिए कि मैम मॉर्फो और एनाटॉमी को कितनी भी बार पढ़ लें हम बार बार भूल जाते हैं, तो बच्चों उसका भी यही तरीका है। अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंस है इनकी अच्छी खासी, लगभग 3-3 क्वेश्चंस, 2-2 मतलब 5-6 क्वेश्चंस तो इन दोनों चैप्टर्स से। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें आपको मेनली एनिमल टिश्यूज पढ़ना होता है और कॉकरोच पढ़ना होता है, वहां से 4-4 क्वेश्चंस लास्ट 2 इयर्स में, तो 4-4 क्वेश्चंस वहां से पूछे हैं एनटीए ने, ओके। तो इसलिए ये यूनिट भी अपने आप में डाइवर्सिटी जितनी ही इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका 40 मार्क्स का ही वेटेज रखती है बच्चों, तो आपको इसे भी अच्छे से ध्यान रखनी है। अगेन इसमें भी मैं वही कहूंगी कि जब आप मॉर्फो और एनाटॉमी को पढ़ें तो इनको आप ऐसा करिएगा बच्चों, इन्हें आप एनसीईआरटी से ही रिवाइज करिएगा, क्योंकि मॉर्फो में जो डायग्राम्स हैं, जो एग्जांपल्स हैं, बस उन्हें एनसीईआरटी में हाईलाइट कर दीजिए और बार बार एनसीईआरटी से फोटोग्राफिक मेमोरी बनाने की कोशिश करें। ऐसे ही एनाटॉमी में है, सेकेंडरी ग्रोथ हो गया या किसी का भी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, टिश्यूज हैं, उनके डायग्राम्स को जितनी बार देखेंगे उतने ही ज्यादा आपको ध्यान रहेंगे, ठीक। तो
मैं आपको एनालिसिस के साथ साथ ये भी बताते जा रही हूँ कि रिवीजन में किस चैप्टर को कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। और हाँ बच्चों, अगर आप अपना रिवीजन कर रहे हैं, आपने अपना प्लानर भी बना लिया है और बार बार आप उसमें अटक रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों ने नीट क्रैश कोर्स नाम से एक बैच भी स्टार्ट किया है अपना, जो कि 28 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है, बट आप लोगों का अभी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। तो अगर आप रिवीजन को खुद प्लान आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारा ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम डिटेल्ड आपको हर पूरा 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा डिटेल्ड रिवीजन आप लोगों को कराया जाएगा विद क्वेश्चंस, विद मॉक टेस्ट एंड ऑल थिंग्स। और कॉस्ट भी इसकी बहुत कम है, ओनली 2999। इसकी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में दिया गया लिंक देखें। और अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो हमें हमारे साथ जुड़कर अपने रिवीजन को एग्जीक्यूट करें। चलें, हाँ, एनिमल टिश्यूज में भी सेम इन तीनों चैप्टर्स के लिए स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करें, दैट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। गो फॉर एनसीईआरटी। देन तो यहाँ से आपका 9 से 10 क्वेश्चन इन 40 मार्क्स का पेपर आपका लगभग यहीं से सेट होगा। नेक्स्ट आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी पे तो वैसे आप लोगों की अच्छी पकड़ होगी बच्चों, क्योंकि जब आप 11th में अपना पढ़ना शुरू करते हैं तब सबसे पहले आप जनरली इस यूनिट को पढ़ते हैं और छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिन्हें ये वाले चैप्टर्स नहीं आते होंगे। हाँ, इसमें बायोमॉलिक्यूल जरूर थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रहता है क्योंकि उसकी चीज़ें याद नहीं रहती, बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो अगर आप देखेंगे बच्चों तो बायोमॉलिक्यूल से लगभग एक दो क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ये बात अलग है 2020 में 4 क्वेश्चन पूछ लिए, अब वो कभी कभार अनफॉर्चुनेटली भी ऐसा हो जाता है, बट जनरली आप देखें तो 2 क्वेश्चन ही हैं। तो नहीं भी याद हो रहा है आपको बायोमॉलिक्यूल तो बहुत ज़्यादा टाइम उस चैप्टर में वेस्ट ना करें, बस एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लें, अगर याद रहता है तो ठीक, वरना बाकी जो 2 चैप्टर्स हैं, सेल का स्ट्रक्चर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कितना अच्छा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है। एक बार आपने पूरा मियोसिस माइटोसिस को समझ लिया तो 4 में से 4, 5, 6 देखिए कितने कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं, वो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। और अभी तक आपने इस पे अपनी ग्रिप नहीं बनाई है, सेल साइकिल को स्टोरीज की तरह नहीं पढ़ा है, तो प्लीज इसको जरूर से पढ़िए, आपको तभी आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे, ठीक। अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शंस नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर भी सर्च कर सकते हैं, वहां से भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ से बच्चों आपका वही सेम वेटेज रख रही है ये यूनिट भी, तो यहाँ से भी लगभग 40 मार्क्स का पेपर सेट कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है, मैं आपको पीक लिमिट हाईएस्ट बता रही हूँ कि 40 मार्क्स का हाईएस्ट यहाँ से सेट हो सकता है, ओके। देन अब आ जाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी पर। ये भी बॉटनी के 5 चैप्टर्स बच्चों को बड़ा परेशान करते हैं। ह्यूमन फिजियो पे जितनी अच्छी आपकी कमांड है उतनी प्लांट फिजियो पे नहीं रह पाती है, क्योंकि इसको हम भूल जाते हैं जनरली, है ना। तो लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं, लगभग हर चैप्टर को इक्वल वेटेज ही दिया गया है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे इन 5 में जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो सबसे लास्ट में, इसलिए बच्चे जनरली उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उससे आप देखो बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 3, 3, 2, 4, है ना बाकी को, और ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट से भी हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी तक इस क्वेश्चन को इस चैप्टर को चॉइस में छोड़ा हुआ है तो ऐसी गलती मत करिएगा। इसमें जो भी हार्मोन्स वगैरह हैं, ग्रोथ मॉडल्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर्स में से 2 एवरेज आप क्वेश्चंस मान के चलिए, तो वही सेम 10 क्वेश्चंस हो गए, तो ये भी 40 मार्क्स। तो यानी देखा जाए तो आपके 11th की जो मेन 4 ह्यूमन फिजियो के अलावा बाकी जो 4 यूनिट्स हैं, उन 4 में से लगभग 9-10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको लास्ट में समराइज करूंगी कि आपको किस चीज को कहाँ रखना है, ठीक। अब आ जाते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पर, आपका मोस्ट फेवरेट यूनिट है ना, सबसे ज्यादा मजा आता है पढ़ने में, कॉन्सेप्चुअल है, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों, हाँ, यहाँ मुझे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि पहली बात तो इस यूनिट में से लगभग 12 to 13 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करें, क्योंकि बट ऑब्वियस बड़ी यूनिट है, 7 चैप्टर्स हैं, तो 13 क्वेश्चंस तो आप आराम से मानो हर साल लगभग आते हैं। बट इसमें एक चीज आपने ध्यान दी है या नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, न्यूरल कंट्रोल, जो कि सबसे टफ लगता है बच्चों को सभी चैप्टर्स में से, अगर आपको वो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है और आप उसमें अपने 2-3 दिन वेस्ट कर रहे हैं तो वो गलत है। क्योंकि आप देखिए न्यूरल कंट्रोल में से बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में कितने कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले इधर जरूर 3-3 क्वेश्चंस आए थे, बट लास्ट 4 ईयर्स से 2, 1, यहाँ तो एक भी नहीं आया, इतने कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन, जहां पर आपको हार्मोन्स के नाम और फंक्शंस याद करने होते हैं, वहां पर भी लगभग 1-1, 2-2 क्वेश्चंस ही इससे पूछे जा रहे हैं। जबकि डाइजेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी, इनसे 2-3 क्वेश्चंस हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। हालांकि बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है,
लेकिन मतलब आपको ये बता रही हूँ कि टाइम को आप बहुत ज़्यादा मिसमैनेज मत करना कि इन 5 को आप नहीं पढ़ रहे और इन 2 में ही लगे हुए हैं, तो वो फिर गलती हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है इस न्यूरल के कंपैरिजन में, ओके। और ये भी अगर आपका स्ट्रांग है तो वो तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 13 क्वेश्चन, तो इसको मैं लगभग 50 मार्क्स का एवरेज दे देती हूँ, ओके, है ना। 12 क्वेश्चन 12 into 4 48, तो लगभग 50 मार्क्स का एवरेज देख लेते हैं हम कि वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछा जाएगा। ये तो हुई बात 11th एनसीईआरटी की। अब आ जाते हैं 12th एनसीईआरटी पर। 12th एनसीईआरटी में जो आपके अगेन 5 यूनिट्स हैं, उन्हें कैसे डिवाइड करना है हमको, जो मोस्ट हाई वेटेज वाली यूनिट्स हैं उसमें आएंगी बच्चों आपकी ये 2 यूनिट्स, एक तो जेनेटिक्स सबको पता है और दूसरी इकोलॉजी। इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जेनेटिक्स के सभी चैप्टर्स कॉन्सेप्चुअल है, एवोल्यूशन में जरूर थोड़ा सा थ्योरीज वगैरह है, उन्हें आपको एक बार समझना पड़ेगा फिर याद करना पड़ेगा, लेकिन बाकी दोनों पे बहुत स्ट्रांग कमांड होना जरूरी है, क्योंकि देखो 6-6 7-7 क्वेश्चंस इन चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है। वो बात अलग है 2021 में इससे 2 ही आए, इससे 6 क्वेश्चंस आए, यहाँ पे 3 3 4 5, तो लगभग यहाँ लगभग लास्ट कुछ ईयर्स से आप 12 से 13 क्वेश्चंस अगेन इन दोनों प्लस एवोल्यूशन को मिलाकर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये आपके वहाँ पे गलत होते हैं तो कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है, क्योंकि 6 7 13 क्वेश्चंस पे नहीं आ पाना बहुत मुश्किल वाली सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें, स्पेशली इनमें बच्चों PYQs की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेनेटिक्स में कॉन्सेप्ट मेकिंग के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। थोड़ा अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पर बनते हैं, ठीक, जैसे हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम पे आ गया, और भी बहुत सारी चीजें, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो इसको अपना बिल्कुल सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट बना के चलें जेनेटिक्स को। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो इकोलॉजी में करते हैं, क्योंकि इकोलॉजी वही इन्वायरमेंटल इश्यूज और इकोसिस्टम वगैरह के चैप्टर्स हैं, जिनको एक तो सबसे एंड में पढ़ते हैं तो आपने ध्यान नहीं दिया होता है, और थोड़े बोरिंग भी लगते हैं नो डाउट ये। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अगेन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर चैप्टर से लगभग 3-3 क्वेश्चंस आए हैं, यानी 12 क्वेश्चंस 2022 में, यहाँ पर भी लगभग 9 क्वेश्चंस, यहाँ पर भी लगभग 6 + 3 9 क्वेश्चंस, ठीक है, 10 क्वेश्चंस, तो 10 से 12 क्वेश्चंस आप इकोलॉजी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगेन इकोलॉजी में भी आपको मल्टीपल रिवीजन करना है बच्चों, एंड प्लीज गो फॉर एनसीईआरटी। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है, इकोलॉजी में शॉर्ट नोट्स बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ओके। तो यहाँ पर आप बार बार एनसीईआरटी से ही मेन चीज़ों को हाईलाइट करें, उन्हें पढ़ें, उन्हीं से पढ़कर आपको इस पे कमांड रखनी है, अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी बनानी है, जिससे नीट में ये 10-12 क्वेश्चंस आपके आराम से सही हो सकते हैं अगर आपने इकोलॉजी पर कमांड कर ली तो। बट वो तभी पॉसिबल है जब 4 महीने में कम से कम 5 से 6 बार आप इकोलॉजी रिवाइज करें। बट मैं वो नहीं कह रही कि हर चैप्टर को पूरा रीड करो, गो थ्रू करना है चैप्टर्स को बार बार, धीरे धीरे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम पढ़ोगे तो याद नहीं आएंगी चीजें, 4th 5th टाइम जब गो थ्रू करोगे तो आपको चीजें याद होने लग जाएंगी, ओके। समझ में आ गए दोनों बातें। देन अब बाकी जो 3 यूनिट्स बचती हैं आपकी 12th की, उसमें सेकेंड इंपॉर्टेंस आपको देनी है बायोटेक्नोलॉजी को, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है ना। आप अगर एक बार में 2022 का पेपर देखेंगे ना तो आपको लगेगा यार हर कुछ क्वेश्चंस के बाद एक बायोटेक का क्वेश्चन आ जाता है, हर कुछ क्वेश्चंस के बाद एक बायोटेक का क्वेश्चन आ जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग देखो 8 क्वेश्चंस 2022 में और 12 क्वेश्चन 2021 में, फिर वही लगभग 8-10 क्वेश्चन का पैटर्न बायोटेक से चल रहा है। देखा जाए तो सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं, बट 2 चैप्टर से 8 से 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये चैप्टर्स। तो बायोटेक भी, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल यूनिट है बच्चों ये, इसमें कुछ भी रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है ही नहीं। अगर आपका कमांड है बायोटेक पर, और बायोटेक एक ऐसी यूनिट है बीच में से अगर पढ़ रहे हो, कहीं से कुछ पढ़ लिया कहीं से कुछ, तो वो ना पढ़ने के बराबर है। इसलिए इनके भी लेक्चर्स अच्छे से देखिएगा। अगर आपको बायोटेक अभी भी क्लियर नहीं है तो अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, प्लेलिस्ट पर मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहां जाके भी बायोटेक के लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो 9 से 10 क्वेश्चंस हो गए बच्चों, तो ये भी अपने आप में 40 मार्क्स का वेटेज रखती है। ये दोनों जो मैंने जेनेटिक्स और इकोलॉजी बनाया, इसको तो तुम 50 मार्क्स वाली कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। अब रही ये 2 यूनिट्स, इसमें से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो अगेन इसमें आपके मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाँ, ये जरूर बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस वगैरह प्रोसेस हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर इनमें आप देखें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं,
उसमें हालांकि बेसिक्स समझने के लिए चैप्टर एक बार पढ़ लेना, लेकिन बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। बाकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर आपको पढ़ना है। लगभग 5-6 क्वेश्चन तो इन्हीं दोनों से बन रहे हैं और 2 से 3 क्वेश्चन फ्लावरिंग प्लांट से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। तो ये मतलब सभी को हम कंपेयर करें ना तो ये सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंस यूनिट पर आती है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो यहाँ पर इस यूनिट से लगभग हम 7-8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वही आप इसको मान सकते हैं लगभग 30 मार्क्स का पेपर यहाँ से सेट होता है लगभग, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार इससे क्वेश्चन ज़्यादा भी पूछ लेते हैं, ओके। और आपको अगर आपने ध्यान दिया है नहीं, जानकर सरप्राइज होगा कि सबसे कम क्वेश्चन पूरी बायोलॉजी में 11th-12th मिलाकर पता है कहाँ से पूछे जाते हैं? फ्रॉम दिस यूनिट, दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इस यूनिट से बच्चों सबसे कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मुझे जहां तक लगता है ये यूनिट बच्चों को थोड़ी टफ भी लगती है। भाई ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तो चलो ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उससे लगभग 2-3 क्वेश्चंस यहाँ जरूर 2019 में 6 क्वेश्चंस आ गए थे, बट अदरवाइज आप देखें तो 2 से 3 क्वेश्चंस इससे पूछे जा रहे हैं। और स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट यानी जिसमें आप प्लांट ब्रीडिंग एंड एनिमल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ते हैं, उसको तो आप पूरी तरह से एक बार को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से ज्यादा लगभग नहीं पूछा गया है। तो वही वाली बात हो गई कि अगर आप सोचो यार प्लांट ब्रीडिंग एनिमल ब्रीडिंग तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया और उसमें लगा आप हर दिन उसको उठा के रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन आएगा एक तो बेकार है। जहां से 13 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन्हें आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, ठीक है। तो आप लिविंग वर्ल्ड, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और प्लांट ब्रीडिंग एनिमल ब्रीडिंग, इन तीनों को ऑप्ट आउट कर सकते हैं, अपने रिवीजन में बार बार इंक्लूड ना करें, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से भी लगभग इधर जरूर 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, हालांकि बहुत आसान चैप्टर है, इसको आप टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना और बार बार टेबल्स को रिवाइज करते रहना, ठीक है। फिर भी लास्ट 2 ईयर्स में तो एक क्वेश्चन ही था, तो इसको भी आप लीस्ट इंपॉर्टेंट में रख सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ लेना बस ज़रूर, ये क्योंकि आपके मेडिकल में भी काम आने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर को सबसे कम लगभग वही 30 से भी कम लगभग 25 मार्क्स का पेपर ही यहाँ पर सेट होता है, ठीक। एक और पैटर्न मैंने नोट किया बच्चों की, जो रिप्रोडक्शन और बायोटेक है, इसमें थोड़ा सा पैटर्न ऐसा भी रहता है कि इन दोनों को लगभग आप इक्वल भी मान सकते हो, क्योंकि अगर बायोटेक से ज़्यादा होते हैं तो रिप्रोडक्शन में कम कर देते हैं, रिप्रोडक्शन से ज़्यादा हैं तो बायोटेक में बढ़ा देते हैं, इस तरह का पैटर्न भी यहाँ पर है, ओके। तो आप ऐसा नहीं है रिप्रोडक्शन को ऑप्ट आउट कर दें कि मैम ने इसको मॉडरेटली इंपॉर्टेंट में बोला था, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ इस वाले यूनिट में इन 2 चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हैं एक बार को, ठीक है। तो ये आपका सभी चैप्टर्स का ओवरऑल एनालिसिस बताया मैंने, समराइज कर दिया है, यहाँ पे देख लो एक बार क्या क्या ध्यान रखना है आपको। हाई वेटेज यूनिट्स में 3 यूनिट्स रख दी हैं, कौन कौन सी? इकोलॉजी, जेनेटिक्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। टिप्स पर होने चाहिए ये, उसमें भी ह्यूमन फिजियो की जगह पहले इकोलॉजी लिखा है मैंने, क्योंकि ह्यूमन फिजियो तो तुम पढ़ लोगे, बार बार इंटरेस्ट आता है, इकोलॉजी नहीं पढ़ते हो, तो ये गलती नहीं करनी है, इकोलॉजी पढ़नी है, बार बार पढ़नी है एनसीईआरटी से, ठीक है। मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, जिससे आप 40 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर यूनिट से, उसमें आपकी 11th की सारी यूनिट्स आ गई बच्चों, एक्सेप्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये 11th वाला पूरा सिलेबस में आपको हर यूनिट लगभग 40-40 मार्क्स दिलवाएगी, इनको पकड़ बना के रखना। और 12th में बायोटेक और रिप्रोडक्शन, जैसा कि मैंने कहा वाइस वर्सा है, कभी इससे कम पूछ लेते हैं कभी इससे ज़्यादा, तो इन दोनों पे भी अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे कम इंपॉर्टेंस में बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के चैप्टर्स आ जाएंगे तीनों, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एवोल्यूशन में से लगभग 2-2 क्वेश्चंस, यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो एवोल्यूशन को भी आप इन दोनों जितनी ही इंपॉर्टेंस देना, कई बच्चे नहीं देते हैं, इसके लेक्चर्स भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से ये जो एनालिसिस है पूरा, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा पॉजिटिव कोट आप लोगों के लिए, यू कैन गो बैक एंड चेंज द बिगनिंग बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। इस वक्त बहुत ज़रूरी है बच्चों, जो भी प्रिपरेशन आपकी अब तक हुई है नहीं हुई है, उनको लेकर बैठे रहोगे, उनको रिग्रेट करोगे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि जहाँ पर आप इस वक्त हो वहाँ नए सिरे से सोचो कि क्या अच्छा कर सकते हैं, इन 4 मंथ्स को कैसे मोस्ट यूजफुल बना सकते हैं और नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, जो कि आपका सपना है, ठीक है। तो हमारी पूरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ है टीम कंपटीशन की, अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से करें, बेस्ट ऑफ लक।